राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले किशन की शादी पहाड़ों में रहने वाली कोमल के साथ हो गई। जहाँ कोमल को पहाड़ों में रहने की आदत थी, वहीं किशन को पहाड़ों पर जाने में डर लगता था। शादी के कुछ दिन बाद, अजी सुनते हो, मेरे दूर के रिश्तेदार की शादी है और उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। आप भी मेरे साथ चलिए ना। अरे तुम तो जानती हो कोमल, मुझे पहाड़ों में जाने में डर लगता है और तुम्हारे तो सारे रिश्तेदार पहाड़ी इलाके में रहते हैं। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? आपको पहाड़ पैदल थोड़ी ना चढ़ने हैं, वो तो गाड़ी से जाएंगे हम। तुम्हारी बात ठीक है कोमल, लेकिन पहाड़ों में जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, मेरी हालत खराब हो जाती है। तुम शादी में अकेले चले जाओ। नहीं नहीं, हमारी शादी के बाद ही मेरे रिश्तेदारी में पहली शादी है। अकेली जाऊंगी तो लोग कितनी बात बनाएंगे। किशन, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन कोमल, मेरी तबीयत के बारे में कुछ तो ख्याल करो। मैंने कहा ना, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं और तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। कोमल की जिद के आगे किशन की एक नहीं चली। किशन और कोमल चल दिए पहाड़ों की तरफ। जैसे ही गाड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ने लगी, किशन घबराने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कोमल, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत जोर से उल्टी आने वाली है। अरे आप बेकार में इतना सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस अपनी आंखें बंद कर दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। गाड़ी जितनी जितनी ऊंचाई पर चढ़ती गई, किशन के कान बंद होने लगे। उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। वो देखिए, बाहर का नजारा कितना सुंदर है। लेकिन किशन ने कोमल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बताइए ना, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? लेकिन इस बार भी किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। कोमल को लगा शायद वो डरा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा। कोमल बार बार किशन से बात करने की कोशिश करती, लेकिन किशन का कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे, तो किशन के व्यवहार की वजह से कोमल बहुत नाराज हो गई। गाड़ी से नीचे उतरते ही किशन के कान फिर से ठीक हो गए। चलो, फाइनली तुम्हारे रिश्तेदार के घर पहुंच गए। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे लेकिन मैंने क्या किया कोमल? तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पहाड़ों में आ गया, और क्या चाहती हो तुम मुझसे? पूरे रास्ते मैं तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अरे तुमने कब मुझसे कुछ कहा? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। लगता है पहाड़ों में आकर तुम्हारे कान खराब हो गए। और नहीं तो क्या, ऐसा लग रहा था जैसे कानों में किसी ने ढक्कन लगा दिए हो। अगले दिन किशन और कोमल अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने बैठ गए। किशन ने देखा कि कोमल के सारे रिश्तेदार हाथ से खाना खा रहे थे, और कोमल भी। अरे कोमल, क्या तुम्हारे यहाँ चम्मच नहीं है? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो तो, तुम और तुम्हारे रिश्तेदार किस कदर हाथ से खाना खा रहे हैं। मुझे तो देख देख कर ही उल्टी आ रही है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तुम्हें उल्टी आती रहती है, कभी सीधी भी आती है क्या? ऐसे कोई मजाक करता है क्या? सारे हाथ खाने में गंदे किए हुए हैं और बातें बना रही हो। इसे गंदा करना नहीं कहते। हमारे यहाँ पहाड़ों में इसी तरह लोग खाना खाते हैं। तुमको नहीं पसंद तो तुम आंखें बंद कर लो, नहीं तो उल्टी कर लो। कोमल की बात सुनकर किशन समझ गया था कि अपनी बीवी से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के पास थी। अगले दिन कोमल अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ किशन को पहाड़ों में घुमाने ले जाती है। कोमल और उसके परिवार वाले लोगों को पहाड़ों पर चलने की आदत थी। वो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर पहाड़ों पर चलते हैं। वहीं किशन की हालत खराब हो जाती है। अरे तुम लड़की हो या बिल्ली, ऐसे दौड़ दौड़ कर पहाड़ों पर चल रही हो? और तुम आदमी हो या चूहा, तुमसे इतना पहाड़ भी नहीं चढ़ा जा रहा। ये तो वही कहावत हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है, बात बात पर मेरी खिल्ली उड़ाती है। और तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहोगी? तुम्हें बात बात पर उल्टी आती है, उसका क्या? कुछ दिनों के बाद कोमल और किशन वापस अपने घर लौट आते हैं, लेकिन
थोड़े ही दिनों बाद कोमल के रिश्तेदार उससे मिलने के लिए जयपुर आते हैं। कोमल और किशन का घर ऐसे इलाके में था जहां पर घर काफी पास पास बने हुए थे। कोमल के रिश्तेदार जैसे ही उनके घर आते हैं, वो छतों पर दौड़ दौड़ कर ऐसे भागते हैं जैसे वो पहाड़ों पर चल रहे थे। अरे किशन भैया, ये कौन लोग आए हैं आपके घर? हमारी छतों पर दिन भर ऐसे भागते हैं जैसे ये छत नहीं माउंट एवरेस्ट हो। अरे क्या बताऊं, मेरी बीवी के रिश्तेदार हैं, पहाड़ों से आए हैं और पहाड़ी हरकतें करते रहते हैं। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ। जैसे तैसे किशन अपने रिश्तेदारों को वापस भेज देता है। कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति आती है और जयपुर के लोग अपनी छतों पर पतंग उड़ाते हैं। कोमल के पति की पतंग बार बार कटती है। ये क्या है? आप अपनी पतंग भी नहीं बचा सकते? तो तुम बचा कर दिखा दो ना। तुम मुझे जानते नहीं, पहाड़ों की रानी हूँ मैं। एक से दूसरी छत पर छलांग लगाकर लपक कर तुम्हारी पतंग लेकर आऊंगी। और उसके बाद कोमल छत पर भाग भाग कर दूसरी छत पर जाकर पतंग लूट लूट कर ले आती है। अरे किशन भैया, आपकी बीवी है या बिल्ली? छतों पर ऐसे भाग रही है जैसे पीटी उषा मैदान में दौड़ लगाती है। ना ये बिल्ली है ना पीता, ये तो पहाड़ों की रानी है, पहाड़ों की रानी। पहाड़ी बीवी मिली है मुझे, कुछ तो काम करेगी ना। आज वैशाली बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटी पलक स्टेट लेवल स्विमिंग कंपटीशन जीत कर आई थी। वो सभी को फोन लगा लगा कर अपनी बेटी की उपलब्धि के बारे में बखान कर रही थी। अरे दीदी, बस आपको क्या बताएं, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये प्रतियोगिता मेरी पलक ही जीतेगी। पूरे एमपी में उसके बराबर का कोई तैराक नहीं है। अब तो बस नेशनल कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। वहां जीत जाए तो मैं आप सबके लिए एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी। हाँ। वैशाली अपनी ननद को फोन पर वीडियो कॉल में ये सब कुछ बता रही थी। इतने में पलक वहां आई और अपनी बुआ को अपनी ट्रॉफी दिखाने लगी। देखा बुआ, कितनी सुंदर ट्रॉफी है। आज तक कभी गौरांश भैया या वैदेही ने ऐसी ट्रॉफी जीती है? पलक की बुआ ने ना में सर हिलाकर फोन रख दिया। जब देखो अपनी बेटी की शेखी बकारती रहती है भाभी। अरे खुद तो भोपाल जैसे बड़े शहर में रहती है जहाँ बच्चों को हर तरह की सुविधा आसानी से मिल जाती है, मगर यहाँ गांव में तो बच्चों को ठीक ठाक पढ़ाई भी मिल जाए यही बहुत है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या खाक होगी। क्या हुआ मम्मी, किससे बात कर रही थी? मूड क्यों खराब है? और क्या, तुम्हारी भाभी से बात कर रही थी। आज फिर पलक कोई कंपटीशन जीती है जिसमें उसे प्राइज मिला है, उसी के बारे में बता रही थी। उनकी बातें सुनकर तो मेरा तुम्हारे नाना जी के घर जाने का भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी वहीं आएगी और फिर अपनी बेटी की बढ़ाई करेगी। अपनी मम्मी की बात सुनकर वैदेही को बहुत बुरा लगता है। वो सोच लेती है कि अब कैसे भी गांव पहुंचकर एक बार तो पलक को वो सबक सिखाएगी ही। सभी लोग गांव में इकट्ठा होते हैं। ये देखो मेरी ट्रॉफी, स्टेट लेवल पर कंपटीशन जीतने पर मुझे मिली थी। कितनी सुंदर है ना? तुमने बहुत मेहनत की है इस ट्रॉफी को पाने के लिए। हाँ वो तो है भैया। मैं रोजाना सुबह 5 बजे उठकर स्विमिंग करने के लिए जाती थी और फिर स्कूल से आने के बाद भी स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए जाती थी। क्या तुम सच में अच्छे से स्विमिंग कर सकती हो, या वहां पर कोई तुम्हारा कंपटीटर ही नहीं था, अकेले ही कंपटीशन जीत ली? वैदेही, तुम ये कैसी बात कह रही हो? मैंने सच में बहुत मेहनत की थी। तुमने सच में मेहनत की होगी तो तुम्हारी मेहनत हम कल देख लेंगे कि तुम्हें कितना तैरना आता है। अगले दिन सभी बच्चे जब खेत पर गए तो वैदेही पलक को सबसे दूर ले जाकर एक तालाब के किनारे खड़ी हो गई। पलक, शहर में तो तुम स्विमिंग करती थी, तो वहां पर तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे कोच थे। छोटे से स्विमिंग पूल में डूबने का भी तो डर नहीं होता। ये गांव का तालाब है, कहते हैं आज तक किसी को इसकी गहराई का पता नहीं चला। यदि तुम इस तालाब को इस किनारे से उस किनारे तक पार कर लो तो मैं मान जाऊंगी कि भाई तुम तो स्विमिंग अच्छा कर लेती हो।
मैं इस तालाब को आसानी से पार कर सकती हूँ। मगर आपको पता है ना, हमारे घर के बड़ों ने इस तालाब के आसपास आने से मना किया है। इस तालाब में बुरी परियां रहती है। वो तो हमें इस तालाब से दूर रखने के लिए लोगों ने तरह तरह की कहानियां सुनाई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बात में जरा सी भी सच्चाई होगी। यदि तुम डर रही हो तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे भी मान लेते हैं कि भाई तुम स्विमिंग अच्छा ही कर लेती होगी। वैदेही के ताने मारने पर पलक को जोश आ गया और वो उस तालाब में स्विमिंग करने के लिए उतर गई। मगर कई दिनों से बंद रहने के कारण वो तालाब दलदल बन चुका था और पलक उसमें डूब रही थी। बचाओ मुझे, यहाँ पर पानी नहीं कीचड़ है, मैं उसमें डूब रही हूँ। वैदेही को लगता है कि पलक झूठ बोल रही है। देखा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया ना। तुम्हें तैरना आता ही नहीं, इतनी सी दूर जाने पर तुम डूब रही हो। रुको, मैं बचाती हूँ तुम्हें। वैदेही पलक को बचाने के लिए तालाब में जाती उसके पहले ही सारे बच्चे उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए। पलक, तुम यहाँ पर इस तालाब में क्या कर रही हो? अरे हमें मना किया था ना, इस तालाब के आसपास नहीं आना है। मैं तुम्हें बचाने के लिए रस्सी लेकर आता हूँ। गौरांश पलक को बचाने के लिए रस्सी ढूंढ रहा था। तभी अचानक पलक तालाब पर कहीं दिख नहीं रही थी। वो डूब चुकी थी। वैदेही की आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि उसी ने पलक को उस तालाब में जाने के लिए उकसाया था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस तालाब में कूद गई। वैदेही, ये तुमने क्या किया? मैं पलक को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, अब तुम भी कूद गई। अब जल्दी से घर से सब लोगों को बुलाकर लेकर आइए। पलक मेरी बहन है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मगर बुरी परियों का क्या? यदि वो सच होगा तो उन लोगों को पहले मेरा सामना करना होगा, उसके बाद ही वे लोग पलक तक पहुंच पाएंगे। गौरांश घर जाकर सबको सच्चाई बताता है। सब लोग जल्दी से तालाब के किनारे आ जाते हैं। पानी में कूदने के बाद वैदेही भी पलक की तरह उस तालाब में नीचे जा रही थी। हे भगवान, पलक की रक्षा करना। पलक मेरे कारण इस मुसीबत में है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पलक को कुछ नहीं होना चाहिए। वैदेही जब तालाब की तलहटी में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। छोटी छोटी काली परियां उड़ रही अपनी सभी सहेलियों। वैदेही, तुम क्यों इस मुसीबत में पड़ गई? वैदेही ने उसे चुप रहने का इशारा किया, मगर अगले ही बुरी परियों की नजर वैदेही पर सभी सहेलियों को अपना उन लोगों ने वैदेही को भी बंदी बना लिया था। अब दोनों बहनें बुरी परियों की कैद में थी। पलक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, मगर वैदेही खुद को शांत रखे हुई थी क्योंकि उसने उसकी दादी से सुना था कि यदि हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो उस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर होता है। ठंडे दिमाग से बस उस मुसीबत का हल ढूंढना चाहिए। वैदेही कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहां बुरी परियों की रानी आ गई। वाह, हमारे सैन्य बल में 2 बच्चियां और शामिल हो गई। बस कैसे भी कर 2 बच्चे और मिल जाए तो हम लोग अच्छी परियों का जादू तोड़कर यहाँ से निकल सकते हैं। छोड़ दो हमें, हम लोगों को यहाँ नहीं रहना है। हाँ, छोड़ देंगे। बस तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम लोगों को हमें इस तालाब से बाहर निकालना है। 18 बच्चे हमारे पास हो चुके हैं, बस 2 और आ जाए तो हम उनके शरीर पर सवार होकर यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, हम लोग तुम्हारी यहाँ से निकलने में कोई मदद नहीं करेंगे। यदि मदद नहीं करोगी तो यहीं पर हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। रानी की बात सुनकर अब वैदेही को भी डर लग रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कान के पास कोई है। जैसे ही उसने अपने कान के पास हाथ घुमाया, उसके हाथ में एक मधुमक्खी आ गई। उसने डर कर उसे फेंक दिया। अरे जरा आराम से, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम मुझे ही नुकसान पहुँचा रही हो। हमारी मदद कैसे कर सकती हो तुम?
अच्छी परियां इन बुरी परियों को खत्म नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इनको यहाँ पर कैद कर दिया था। मगर मुझे यहाँ पर इसलिए छोड़ा था कि जैसे ही कोई किसी को बचाने के लिए इस तालाब में आएगा तो वो बुरी परियों को मार सकता है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम इन बुरी परियों को कैसे खत्म कर सकती हो। मैं बुरी परी को खत्म कर सकती हूँ, मगर कैसे? बुरी परियों की रानी के हाथ में जो छड़ी देख रही हो ना, उस पर जो फूल है उसे तुम यदि मसल दोगी तो वो सारी परियां नष्ट हो जाएंगी। मधुमक्खी की बात सुनकर वैदेही ने रानी परी की ओर देखा तो रानी परी के हाथ में एक छड़ी थी जिस पर एक फूल था। फूल में से रोशनी निकल रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वैदेही को एक आइडिया आया। रानी परी, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मुझे ऊपर जाने दो। मैं वहां से इस पलक की तरह 3 और बच्चे इस तालाब में फेंक दूंगी। तुम्हारी सेना पूरी हो जाएगी। उसकी बातों पर यकीन कर रानी उसके करीब आई और उसके हाथ खोल दिए। जैसे ही वैदेही को मौका मिला, उसने तुरंत उस छड़ी में से फूल को अलग किया और उसे मसल दिया। सारी परियां दर्द से छटपटा रही थी। धोखा धोखा किया तुमने हमारे साथ। सब परियों के खत्म हो जाने के बाद मधुमक्खी अपने आकार में बड़ी हो गई और वो सारे बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर तालाब से बाहर ले आई। बाहर सब लोग पलक और वैदेही को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को देखकर सब लोग खुश हो गए। वैदेही ने पलक को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तुझे जानबूझकर मौत के मुंह में जाने दिया। तो क्या हुआ? मौत के मुंह से भी बाहर तो तुम ही लेकर आई हो ना। दोनों बहनों की बातें सुनकर सब लोग खुश हो गए। अब कोई भी तालाब की बुरी परियों से डर नहीं रहा था।